नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। सबसे पहले चैनल के माध्यम से हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, जो कि विगत दिनों में हम लोगों के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही दैनिक समसामयिकी की सीरीज हो, भूगोल की सीरीज हो या इतिहास की सीरीज हो, आपके बीच में उपस्थित ना हो सका। इसका कारण तकनीकी खराबी रहा है और हम लोग जल्द ही इसका जो तकनीकी खराबी है उस पर निजात पा जाएंगे और आप लोगों के लिए पुनः परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। और इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको दो लाइनों से जोड़ना चाहेंगे। उठो, जागो और तब तक रुको मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद जी का कोड है कि अगर आपको अपने लक्ष्य के प्रति या लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है तो आपको तब तक परिश्रम करना है जब तक आपका लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो जाए। इसी क्रम में हम लोग आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। आइए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन आपका है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, पहला दिया गया है 21 मार्च, दूसरा दिया गया है 24 मार्च, तीसरा दिया गया है 20 मार्च और चौथा दिया गया है 22 मार्च। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों, यह होगा 24 मार्च। 24 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। अब क्षय रोग, विश्व क्षय रोग दिवस से संबंधित कुछ जानकारियां हमारे पास होनी चाहिए जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे पहला, आज के परीक्षाओं का पैटर्न जो है थीम पूछी जाती है। तो विश्व क्षय रोग दिवस 2022 जो मनाया गया, 2022 जो मनाया गया, इसकी थीम क्या है? तो टीबी को खत्म करने के लिए निवेश करें और जीवन की रक्षा करें, और जीवन की रक्षा करें। ये 2022 की टीबी दिवस की थीम है। अब यहीं पे टीबी को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो टीबी जो है बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला एक संक्रामक रोग है और इसको 1892 ईस्वी में रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने इनको खोजा था। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें एसडीजी इंडेक्स के द्वारा, सतत विकास लक्ष्य के द्वारा, तो सतत विकास लक्ष्य के द्वारा टीबी से मुक्ति का जो समय दिया गया है, टीबी समाप्त करने का जो समय है विश्व में, वो 2030 है। 2030 है। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो टीबी मुक्ति का जो समय दिया गया है वो 2025 दिया गया है। अब इसी प्रश्न में अन्य भी महत्वपूर्ण दिवस दोस्तों दिए गए हैं। जैसे 21 मार्च को दिया गया है, तो 21 मार्च जो आपका है अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मार्च को अन्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जैसे कविता दिवस, विश्व मुख दिवस। 21 मार्च को इन दिवसों के रूप में भी मनाया जाता है। अगर यही हम बात कर लें 20 मार्च की, तो 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस, विश्व खुशहाली दिवस, विश्व गौरैया दिवस, गौरैया दिवस,
के रूप में मनाया जाता है। अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी हुआ है, जिसमें आपसे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है, तो भारत का 136वां स्थान है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रथम कौन है, तो लगातार 5 वर्ष फिनलैंड टॉप पर है और अंतिम पर अफगानिस्तान है। और 22 मार्च के संबंध में अगर देखें दोस्तों, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2022 की जो विश्व जल दिवस जो मनाया गया, ये 22 मार्च को मनाया गया। अब यहां 22 से लेकर कुछ कंफ्यूजन उत्पन्न होता है और परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप 22 मार्च की बात करें तो विश्व जल दिवस, और 22 अप्रैल की बात कर ले दोस्तों, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और अगर 22 मई की बात कर ले दोस्तों, तो यहां पर जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, सुजलाम 2.0 अभियान किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया? यहां दिया गया है सुजलाम 2.0 किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया, तो आपके विकल्प जो दिए गए हैं, पहला पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दूसरा जल शक्ति मंत्रालय, तीसरा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और चौथा दिया गया है सहकारिता मंत्रालय। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सुजलाम 2.0 कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। अब यहीं पे हमको ये जान लेना चाहिए कि जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत ये जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बारे में बात करें तो जितेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं विज्ञान और पृथ्वी मंत्रालय। और सहकारिता मंत्रालय के बारे में बात करें तो अमित शाह जी आपके सहकारिता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री। और वन और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है, ये अश्विनी कुमार चौबे जी ये पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी हैं। जैसे आपसे अभी रिसेंटली में बाफ्टा पुरस्कार 2022 का अनाउंस किया गया है, सम्मान दिया गया है, तो इसमें आप देखेंगे कि बाफ्टा पुरस्कार से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है द पावर ऑफ द डॉग। अगर यही हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेत्री और निर्देशक की, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं विल स्मिथ हैं। और अगर अभिनेत्री की बात करें तो जोआना स्कैनलॉन ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं। और निर्देशक की बात करें तो जेन कैपियन जो है, ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इनको दिया गया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में किस शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र नरसिंह पुट्टई
नागेश्वरम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यहाँ पे विकल्प जो आपके दिए गए हैं, पहला दिया गया है तमिलनाडु, दूसरा दिया गया है पश्चिम बंगाल, तीसरा दिया गया है आंध्र प्रदेश, चौथा दिया गया है मिजोरम। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका यह होगा तमिलनाडु। अब जीआई टैग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, उनको भी हम यही देख लें। तो जीआई टैग का अधिनियम कौन सा है, मतलब जीआई टैग जो दिया जाता है दोस्तों वो किस अधिनियम के आधार पर दिया जाता है? तो अधिनियम है 1999, अधिनियम 1999। अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, तो पहला भारत का जीआई टैग किसे प्रदान किया गया था या किसे मिला था? तो दार्जिलिंग चाय को भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त हुआ था। और हाल ही में जीआई टैग प्राप्त किन किन को हुआ है, यहां से रिसेंटली क्वेश्चन बन जाता है। आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि निम्न में से किसको जीआई टैग अभी जल्द ही में दिया गया है। तो हमको जो महत्वपूर्ण जीआई टैग जिनको प्रदान किया गया है उनके बारे में देखेंगे। जैसे मीठा खीरा का जीआई टैग प्रदान किया गया है नागालैंड का मीठा खीरा जो है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाथी मिर्च ये मणिपुर का उत्पाद है और इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। साथ ही साथ महोबा का पान ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और केसर, साथ ही साथ पश्मीना शाल जिसका संबंध जम्मू कश्मीर से है, इनको ही हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों ये जीआई टैग जो दिया जाता है ये कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? तो ये 10 वर्ष तक के लिए ये जीआई टैग दिया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक्स दस्तलिक युद्धाभ्यास कहां प्रारंभ हुआ? यहां पर जो विकल्प आपके दिए गए हैं, आपका पहला विकल्प है रानीखेत, दूसरा उज्बेकिस्तान, तीसरा दिया गया है तजाकिस्तान और चौथा दिया गया है राजस्थान। तो यहां पर जो सही विकल्प आपका है वो होगा विकल्प बी, उज्बेकिस्तान में दस्तलिक युद्धाभ्यास प्रारंभ किया गया। अब यहां पर अगर हम देखें, इससे पहले 2021 में आपका दस्तलिक युद्धाभ्यास जो हुआ था वो कहां हुआ था? तो वो रानीखेत उत्तराखंड में हुआ था। और ये 9वां संस्करण है। अब यहां उज्बेकिस्तान से संबंधित है, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि ये मध्य एशियाई देश है जिसकी राजधानी जो है वो आपका ताशकंद है। और यही तजाकिस्तान की राजधानी जो आप की बात करें तो इसकी राजधानी दुशांबे है। अब यहां पर आपके युद्ध अभ्यास से प्रश्न पूछा गया है, तो कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में हम जानकारी प्रदान करते हैं। तो आप देखिए, आपका पहला सूर्य किरण युद्धाभ्यास जो कि नेपाल के साथ होता है। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास ये श्रीलंका के साथ होता है, गरुड़ और वरुण युद्धाभ्यास ये फ्रांस के साथ होता है। और मालाबार युद्धाभ्यास जो होता है जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये 4 देशों के साथ मिलकर मालाबार युद्धाभ्यास होता है। जबकि काजिंद युद्धाभ्यास जो है
कजाकिस्तान जिसकी राजधानी नूर सुल्तान है, इसके साथ होता है। और सिम्बेक्स जो है भारत और सिंगापुर के साथ युद्धाभ्यास होता है। कोंकण जो है भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा था कि स्लीनेक्स युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में हुआ? तो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। अभी आपने मिलन युद्धाभ्यास को हाल ही में पढ़ा है कि मिलन युद्धाभ्यास का आयोजन कहां हुआ? तो विशाखापट्टनम में हुआ। अब यहीं पर कुछ क्वेश्चन और महत्वपूर्ण दिए गए हैं, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए, उर्दू भाषा के लिए और अंग्रेजी भाषा के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हमें जाने कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रारंभ कब हुआ? तो 1954 ईस्वी से साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाना प्रारंभ हुआ। अगर हिंदी भाषा के लिए देखें तो दया प्रकाश सिन्हा जी को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगर उर्दू भाषा के लिए बात करें तो चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और अंग्रेजी भाषा की बात करें दोस्तों तो नमिता गोखले जी को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ये सारे प्रश्न आपको जब परीक्षा में आप बैठेंगे तो वहां आपको डायरेक्ट मिलेगा, आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो आपने पहले से ही जो परिश्रम कर रखा है वो उसका जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो काफी अच्छा हो रहा है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, और अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स 2021 में सबसे ज्यादा प्रदूषित देश कौन सा है? इस क्वेश्चन से आने वाले परीक्षाओं में प्रश्न बनना संभावित है, या आप ऐसा कह लीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम एक एक करके इन प्रश्नों को देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहां पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा प्रदूषित देश के बारे में, तो इसमें जो विकल्प पहले दिए गए हैं, पहला दिया गया नई दिल्ली, दूसरा दिया गया बांग्लादेश, तीसरा दिया गया कजाकिस्तान और तीसरा दिया गया दोस्तों पाकिस्तान। तो यहां पर अगर हम देखें इसका जो आंसर होगा यह होगा बांग्लादेश। मतलब विश्व में जो IQ एयर इंडेक्स 2021 जारी हुआ, अगर सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रदूषित देश के बारे में बात करें तो हमको कुछ क्रम 2-3 देशों को जानना चाहिए। जैसे सबसे ज्यादा जो है वो आपका बांग्लादेश है, दूसरा आपका चाड है, तीसरा आपका पाकिस्तान है, और चौथा आपका तजाकिस्तान है, और पांचवा आपका जो है वो भारत है। मतलब अगर क्वेश्चन में पूछता है कि हाल ही में जारी IQ इंडेक्स में भारत का प्रदूषण की स्थिति में कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान पांचवा है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व में IQ इंडेक्स जो जारी हुआ 2021 का दोस्तों, उसमें सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो यहां पर दोस्तों लगातार दूसरी बार भारत की राजधानी नई दिल्ली लगातार दूसरी बार विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी में है। साथ ही साथ अगर हम बात करें दूसरे स्थान पे तो चाड जो अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी एनजामेना है, ये दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे आपका तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है,
और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें कि भारत में सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, तो सर्वाधिक जो प्रदूषित शहर है वो भिवानी या भिवाड़ी जो है, जो कि राजस्थान का शहर है, ये भारत में सबसे प्रदूषित शहर है। उसके बाद आपका गाजियाबाद है, फिर उसके बाद आपका जौनपुर है। अगर ओवरऑल भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें कि सर्वाधिक प्रदूषित शहर भारत में जो हैं वो किन किन प्रदेशों के हैं, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो शहर हैं वो सर्वाधिक प्रदूषित सूची में हैं। साथ ही साथ अगर ओवरऑल हम विश्व लेवल पर देखें, विश्व लेवल में अगर 100 शहरों की सूची देखें तो उन 100 शहरों की सूची में दोस्तों 63 शहर भारत के प्रदूषित हैं। मतलब 100 जो शहर चुने गए हैं प्रदूषण के माध्यम से, तो उसमें से 63 शहर जो हैं वो भारत के हैं। एक क्वेश्चन यहां और भी देख लीजिए, हो सकता है पूछा जा सके कि अगर हम मध्य एशिया और दक्षिण एशिया से संबंधित अगर प्रदूषण की बात करें तो उसमें 15 देशों में से दोस्तों 15 शहरों में से दोस्तों 12 शहर जो हैं वो भारत के हैं। यहां से इतनी जानकारी आपको प्राप्त हो रही। अगला क्वेश्चन आप देखें, यहीं पे कुछ कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं और परीक्षाओं में बार बार इन कार्यक्रम से पूछे जाने की प्रायिकता अधिक है, तो उनको भी हम देख लें। जैसे एक कार्यक्रम है युविका कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो इसका संबंध इसरो से है और इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुआ था। अगर यही दूसरा कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों ये केरल है। अगला क्वेश्चन, 110वां स्थापना दिवस मनाने वाला राज्य कौन है हाल ही में, तो वो बिहार है और इसी बिहार को 1912 में बंगाल से अलग करके इसको बनाया गया था। अब आप 1912 यहां देख रहे हैं, तो 1912 और 1911 से एक महत्वपूर्ण घटना आपको याद रखना चाहिए कि 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और इसी दिल्ली दरबार में यह निश्चित किया गया कि जो पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, उसको दिल्ली को राजधानी के रूप में बनाया जाएगा या दिल्ली को राजधानी के रूप में रखा जाएगा। साथ ही साथ अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो यहां है नेशनल ई विद्या कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य या पेपरलेस विधानसभा में कार्यवाही को संपन्न करने वाला भारत का पहला राज्य, तो वो दोस्तों नागालैंड है। ये सारे क्वेश्चन जो आपको अतिरिक्त के रूप में बताए जा रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन को जब आप ध्यान में रखेंगे और आने वाले परीक्षाओं में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आगे ये देखें, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 25 वर्ष की आयु में संन्यास लेने की घोषणा की, तो यहां पर विकल्प जो दोस्तों दिया गया है, पहला दिया गया है एशले बार्टी, दूसरा दिया है सिमोन हालेप, तीसरा दिया है कैरोलिना मारिन और चौथा दिया गया है नाओमी ओसाका। तो यहां पर जो सही क्वेश्चन का आंसर आपका है वो आपका होगा एशले बार्टी ने 25 वर्ष की आयु में टेनिस से संन्यास लेने की बात कही है। अब यहां पर एशले बार्टी से एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण हो सकता है कि ये कहां की हैं, तो ये जापान की हैं। साथ ही साथ इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का
जो सिंगल एकल का किताब है ये किसने जीता, तो वो एशले बार्टी ने जीता। और इन्होंने ही 25 वर्ष की आयु में टेनिस से या टेनिस की जो खेल है उस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो यहां पर विकल्प आपके दोस्तों पहला दिया गया है अश्विनी भाटिया, दूसरा दिया गया है अजय भूषण पांडे, तीसरा दिया गया है देवाशीष पांडा और चौथा दिया गया है शशि सिन्हा। तो इसमें जो सही आंसर आपका होगा दोस्तों शशि सिन्हा होगा। शशि सिन्हा जी को हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अन्य जो दिए गए हैं विकल्प वो भी कहीं ना कहीं से संबंधित हैं प्रमुख होने से, तो यहां पर इनके बारे में भी हम पुनः रिकॉल कर ले तो हमारे पास क्वेश्चन जो है और बढ़िया से तैयार हो जाएगा। जैसे अश्विनी भाटिया जी को सेबी का जो सलाहकारी मंत्रि परिषद है उसमें पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। और अजय भूषण पांडे जी को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जबकि देवाशीष पांडा जी को इरिडा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और लास्ट जो आपका विकल्प का आंसर ही है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में शशि सिन्हा जी को नियुक्त किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर प्रति व्यक्ति आय के मामले में किन दो राज्य से पीछे है। यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हाल ही में दिल्ली ने अपना आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया दोस्तों, उसमें प्रति व्यक्ति आय के आधार पर दिल्ली किन दो राज्यों से पीछे है। अब इसका आंसर हम देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला दिया गया है पंजाब और गोवा, दूसरा दिया गया है सिक्किम और गोवा, तीसरा दिया गया है महाराष्ट्र और दिल्ली, चौथा दिया गया है गुजरात और महाराष्ट्र। तो यहां जो सही आंसर आपका होगा दोस्तों यह ऑप्शन नंबर बी होगा, सिक्किम और गोवा। अब यहां से यह क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण दिल्ली से संबंधित है। तो दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण किसने पेश किया, तो मनीष सिसोदिया जी ने यह पेश किया। अब यहां पर दिल्ली से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी किस संविधान संशोधन के द्वारा घोषित किया गया था। तो 69वां संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में चिन्हित किया गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि आर्थिक सर्वेक्षण में इन जो दो राज्य हैं वो गोवा और सिक्किम है, तो हम यहां पर ये जानने की कोशिश करें गोवा के बारे में। तो गोवा देखें तो गोवा से संबंधित क्वेश्चन आपका है कि 20 फरवरी 1987 ईस्वी में गोवा राज्य की स्थापना हुई। साथ ही साथ गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, गोवा है। और अगर हम बात करें अभी हाल ही के दिनों में गोवा में विधानसभा की चुनाव हुआ है, तो यहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है कि गोवा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो गोवा में विधानसभा की 40 सीट है और इस 40 सीट में 20 सीटों पर भाजपा ने क्या हुआ, विजय प्राप्त किया। साथ ही साथ अगर हम यही बात कर लें सिक्किम के बारे में दोस्तों, तो सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। सिक्किम से ही क्वेश्चन एक बहुत बार पूछा गया है कि नाथुला दर्रा कहां स्थित है। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। और गोवा के बारे में oraz बात आप जानिए कि भारत में एकमात्र राज्य जिसमें समान नागरिक संहिता
संहिता लागू है वो कौन सा राज्य है? तो दोस्तों वो गोवा होगा। अगर हम बात करें कि समान नागरिक संहिता का वर्णन भारत की राज्य व्यवस्था में किस अनुच्छेद में है, तो ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में उल्लेख किया गया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निर्यात तैयारी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, पहला दिया गया है एसोचैम, दूसरा दिया गया है नीति आयोग, तीसरा दिया गया है नाबार्ड और चौथा दिया गया है आरबीआई। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा नीति आयोग। अब यहां नीति आयोग के बारे में हम कुछ जानकारी इकट्ठा कर लें। जैसे नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई। इसने किसका स्थान लिया? योजना आयोग का स्थान लिया। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। साथ ही साथ इसके सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ जो है अभिताभ कांत जी इसके सीईओ है। साथ ही साथ अगर एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में देखें तो विनीत अग्रवाल जी एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में हैं। अगर हम नाबार्ड के बारे में बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में शिवरमन समिति के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई। और इसके अध्यक्ष जो हैं वो गोविंद राजू चिंताला जी इसके अध्यक्ष हैं। अगर हम आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1937 ईस्वी में हुआ। यहां पर स्थापना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया। और यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो उनका नाम ओसबोर्न स्मिथ ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। लेकिन यहां पर अगर पूरा प्रश्न में कर दे कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो उसका आंसर दोस्तों बदल जाएगा, वो होगा सीडी देशमुख होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। और अगला क्वेश्चन आपका है, इससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देख लें। तो पहला क्वेश्चन आपका जो प्रश्न है कि व्यास सम्मान 2021 किसे दिया गया? तो ये असगर वजाहत जी को दिया गया। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और ये सबसे पहले महादेवी वर्मा जी को प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र भूषण सम्मान आशा भोसले जी को दिया गया। आशा भोसले जी को। सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले जी को दिया गया। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम जी जो है ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। असम वैभव पुरस्कार, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि असम का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो उसका नाम असम वैभव है। यह पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये डॉक्टर नीना गुप्ता जी को रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है।
आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। अगला है और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 31वां जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। अब यहां पर जीडी बिरला पुरस्कार के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहां से हम संबंधित कुछ जानकारी और इकट्ठा कर लें कि जो ये बिरला फाउंडेशन है, ये 3 प्रकार के पुरस्कार को देता है, प्रदान करता है। कभी कभी परीक्षाओं में यह भी पूछा गया है कौन कौन सा। पहला आपका सरस्वती सम्मान, दूसरा व्यास सम्मान और तीसरा जीडी बिरला पुरस्कार। ये तीनों पुरस्कार जो दिया जाता है बिरला फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों दिया जाता है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका होगा, प्रोफेसर नारायण प्रधान को 31वां जीडी बिरला पुरस्कार दिया गया। अभी पिछले क्वेश्चन के माध्यम से हमने व्यास सम्मान के बारे में देखा था, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले 30वां व्यास सम्मान, तब असगर वजाहत नहीं होगा दोस्तों, तब वहां पर शरद पगारे होगा। और अगर क्वेश्चन में 31वां व्यास सम्मान पूछा गया हो दोस्तों, तब वहां पर असगर वजाहत होगा, शरद पगारे नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, और लास्ट क्वेश्चन के माध्यम से आपको पुनः 1-2-4 लाइनों से आपसे जोड़ना चाहेंगे। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, और अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इसी उम्मीद के साथ आपको निरंतर अपनी सफलता के लिए हमारी और पूरे टीम की तरफ से आपको शुभकामना है। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आप अपने से बड़ों का, अपने माता पिता का मान सम्मान करिए और अपने स्वास्थ्य का और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।